अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। पेशावर का जो अटैक हुआ है, उसने हिला के रख दिया है पूरे पाकिस्तान को और आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मामला जो है, वो सँभलने में नहीं आ रहे हैं और हमने देखा कि पुलिस ने वहाँ पे बड़े एग्रेसिवली प्रोटेस्ट किया है और जो स्लोगनेयरिंग हुई है वहाँ पे, वो बहुत ही ख़तरनाक हुई है। और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चन्स उठ रहे हैं कि धमाका किस तरह का था? कैसे हो गया? क्यों इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी के बावजूद हो गया? और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रोन भी जो अटैक है, वो भी हो सकता है। ये जो टीटीपी का मामला है, ये कैसे हैंडल किया जा सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? इसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे और साथ-साथ थोड़ा-सा सियासी जो मामलात हैं, वो भी जो चल रहे हैं। मैंने अभी सुना कि पेट्रोल में और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ₹30 का मज़ीद इज़ाफ़ा जो है, वो एक्सपेक्टेड है एनी टाइम सून। अभी आपने देखा कि पिछले हफ़्ते ये इंक्रीज़ हुई थी ₹35 और अब मज़ीद भी सुना जा रहा है कि अभी हो सकती है। और अभी ज़ाहिर है आईएमएफ के जो एक उनका जो एग्रीमेंट है, अगर वो हो जाता है तो उसके बाद पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ये सब चीज़ें किधर जा रही हैं, इसका ज़रा तज़िया करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी जनाब एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वासलाम जी निसार साहब। एयर वाइस मार्शल साहब सबसे पहले तो मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो धमाका हुआ है और इतना शदीद मेरा ख़्याल एपीएस के बाद ये सेकंड बिगेस्ट धमाका है, जो जिसने हिला के रख दिया है, जोल्ट कर दिया है पूरे कौम को और पूरे पाकिस्तान को। ये जो सूरत-ए-हाल आपने देखी है, ये किस तरह ये हुई है और ये अब अनफ़ोल्ड जिस तरह हो रही है, उसके बाद की सिचुएशन जो है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक हम लोग वो पोस्ट अटैक जो कनंड्रम है, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, मुख़्तलिफ़ क्वेश्चन्स उठ रहे हैं। व्हाट व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? अच्छा देखें, एक तो ये कि इसकी हौलनाकी जो है वो उतनी ही है जितनी कि एपीएस की थी। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि नुकसान जो है वो उसी लेवल का है, उसी तरीके का है, बदकिस्मती से। लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। अगर कोई थोड़ा-सा गौर से देख रहा होता तो ये पिछले 4 साल के अंदर ये पहली मस्जिद नहीं है जिस पे हमला हुआ है। जी, जी। मस्जिदों के ऊपर हमले होते रहे हैं इन 4 पिछले 4-5 सालों में। कभी 40 मर गए, कभी 30 मर गए, कभी 20 मर गए और 51 तक का फिगर यहाँ तक गया हुआ है। तो एक तो ये कि ये मामलात रहे हैं पहले से भी। उसमें दाइश भी ज़िम्मेदारी लेती रही है, टीटीपी भी ज़िम्मेदारी लेती रही है। ये दोनों ग्रुप हुए हैं जो कि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त बैठे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का मतलब है। तो वो दोनों ग्रुप इस वक़्त दाइश और वो अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे जमा के बैठे हुए हैं और उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं इस चीज़ की। दूसरा, पिछले ही साल के अंदर कोई कहते हैं 1000 के लगभग मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के। इसका म और तकरीबन 100 के करीब पुलिसमैन उसमें उन्होंने शहादतें ली हैं, यानी पिछले साल के अंदर 2022 की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को नज़र आ रहा था कि अगस्त 21 के बाद मामलात किस तरफ को चल रहे हैं, तो ये इशारे काफ़ी थे, ये बताने के लिए कि भई अब तैयार हो जाओ। हम जैसे लोग जो बाहर बैठ के टेलीविज़न पे या अखबारात में या मीडिया में अपना तज़िया देते हैं, हम बारहा इसका ज़िक्र कर रहे थे कि ये परेशान-कुन बात है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस नौइयत का जब तक कोई मामला नहीं होता, जिस तरीके से एपीएस हुआ था, तो एक गवर्नमेंट उस ज़माने की जो थी वो हिली थी और एक पूरे का पूरी एक जंग लॉन्च की गई थी। ये उसी नौइयत की चीज़ एक और हुई है, जिसके बाद ज़ाहिर है कि अब आराम से बैठा नहीं जा सकता। एक मुश्किल हायल थी उसके अंदर, उसका ब्रीफ़ली ज़िक्र कर देता हूँ। मुश्किल ये थी, अफ़गानिस्तान जब एक अगस्त 21 के बाद एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे तालिबान के नीचे आया है, तो पाकिस्तान अभी तक ये नहीं तय कर पाया था कि अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान तालिबान जो हैं या जो हाँ, अफ़गानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है, उसके साथ किस किस्म के तल्लुकात रवा रखे जाएँ। हम तो हुँ, कहते थे कि हमारे बहुत करीबी उनके साथ तल्लुकात हैं, शायद हैं भी। लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान का अपना कंट्रोल अपनी ज़मीन पे तकरीबन ना होने के बराबर था या बहुत कम था या कुछ ऐसे इलाके थे जिन पे नहीं था। और फिर उनके बाद इनके यही साथी, दाइश तो उनका साथी नहीं था, लेकिन ये हुँ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले उनके साथ मिल के लड़े थे और उन्होंने उनके जो अमीर हैं उनके हाथ पे बैत भी की हुई है टीटीपी ने। तो इनको भी थोड़ा-सा कुछ उन्होंने एक सेफ हेवन दिया हुआ था और स्पेस दी हुई थी ताकि ये भी वहाँ पे एग्ज़िस्ट करें। और उनका अब ज़ोर था कि अब आप इनके साथ मामला तय करें और इनको वापस ले जाएँ, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को। तो इस डेढ़ साल के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब बात वहाँ आन पहुँची है जहाँ पर के पाकिस्तान यानी ज़ाहिर है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की कुछ ऐसी डिज़ायर्ड उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी कंडीशंस थी, जो बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। पूरी नहीं करना चाहता था। तो ठीक। वो दूसरी बात है, लेकिन ये कि ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे ले ये आईं आपने इतना कि आपने एक ट्रिब्यून में आर्टिकल भी लिखा है और वो मैं इसमें शेयर भी करता हूँ और दिखाते भी हैं न्यू पीपल ओल्ड स्टोरीज सेम लमेंट। जी। ये जो आर्टिकल है इसकी ज़ाहिर है मैं देख रहा था इसको जिस तरीके से आपने इसको
लिखा है, आपका बेसिकली यही है कि अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, नो जी, मैटर व्हाट, क्योंकि जी। आपका जो मैं देख रहा हूँ कि जो कंक्लूजन है वो यही है। इसका हुँ। ज़रा जिस्ट हमें बताएँगे सर आप? हाँ, बेसिकली देखिए मैंने उनको ये बताया कि इसमें हम किस रास्ते से गुज़रे हैं और हमारे तजुर्बात क्या रहे हैं। यानी अफ़गान तालिबान हो, तहरीक-ए-तालिबान हो, टीटीपी जिसे कहते हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर अमूमी जो जंग थी उसके असरात जो पाकिस्तान पर थे। पाकिस्तान ने उनके साथ पिछले लेट्स से कोई अ, चौ 17-18 साल में किस तरीके से डील किया। अमेरिका तो जंग ख़त्म करके अपनी जंग ख़त्म करके चला गया, लेकिन हमारे ज़िम्मे और हमारे सर पे एक ऐसी और जंग लाद लाद गया या दे गया, जिसको कि ज़ाहिर है कि आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब ये लुकिंग बैक सही थी, गलत थी, हमें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो उस वक़्त के तनाज़ुर में जाके देखने वाली बातें हैं, जब वो ये फैसले हुए कि हाँ, हम कितनी मदद कर सकते हैं या किस तरीके की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अमेरिका की मदद करने के साथ-साथ फिर हमने इन्हीं अफ़गान तालिबान को भी हमने जगह दी आने के लिए जब अमेरिका ने उनको वहाँ से धकेला, जिसकी वज़ह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बाद में जन्म लिया। तो ये तमाम की तमाम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है। हम हुँ, चूँकि म लम्हा मौजूद के अंदर सिर्फ़ किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम उसका जो तारीखी तनाज़ुर होता है उसको नहीं देखते नहीं देख या पाते, हाँ। उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, तो इसलिए हमें लगता है कि हर चीज़ ही गलत है। हम यहाँ पे आए हैं, हमारी बदकिस्मती भी है और हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, दोनों हुँ, चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि कहीं न कहीं पे ऐसी एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजिक विज़न रखती हो, जो आगे देख सकती हो और ये देख सकती हो कि मामलात अगर यहाँ पे आ गए हैं, तो हमने कितने लोगों को छोड़ देना है, कितनों को हुँ। वापस आने देना है उनमें से और किस तरीके से उनको मैनेज करना है अगर उनको इजाज़त दी है, पॉलिसी के तहत। ये शख़्सी पॉलिसी नहीं हुआ करती, ये रियासती पॉलिसी हुआ करती रियासती है। पॉलिसी होनी चाहिए। और तो इस किस्म की गलतियाँ जहाँ होती हैं, फिर उसके नताइज बदकिस्मती तो से इस अटैक के बाद आपका ये कहना है कि हमें मतलब टेक ऑन करना पड़ेगा इनको, जहाँ पे भी हैं, जिस तरीके पे भी हैं, जहाँ पे भी छुपे हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, हमारे पास विल भी है और हमारे पास कैपेसिटी मतलब उस सेंस में भी है कि हम लोग इनको टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी करके दिखाया ना, पहले तो बड़े मुश्किल सिचुएशन से जहाँ पर कि हमारी लेकिन फ़ौज उसकी हमने कीमत भी तो दी है ना जी। कीमत अदा की और हमने हमारी फ़ौज को और हमारी लॉ एनफोर्समेंट को सीखना पड़ा कि इस हुँ, तरह की जो जंग है उसको कैसे लड़ा जाता है। उसके बाद जीते भी इस जंग को हम कह भी सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हमने एहतमाम पज़ीर किया। तो सब कुछ जानते हैं, बैटल हार्डेंड हैं, रिसोर्सेज़ हैं, पता है कैसे लड़ना है, पता है किनको लड़ना है और पता है वो कहाँ पे हैं, वगैरह-वगैरह। तो अब ये सारी रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करके, तो यकजा क्या क्या करके मास्टर साहब क्या ये नहीं हो सकता कि शॉर्ट ऑफ मिलिट्री सॉल्यूशन यानी कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात हो, ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय कुछ ग्रे एरिया भी आपको पता है हर जगह पे होता है। तो उसमें रहते हुए कुछ चीज़ें जो हैं उनके साथ नेगोशिएशंस के ज़रिए, पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए, वहाँ के जो लोकल खान्स वगैरह हैं, मलिक्स हैं, उनके साथ मिल के कोई इस तरह की सिचुएशन की जाए ताकि पहले की तरह वो आपको याद है वो आईडीपीज़ का एक कितना बड़ा मसला हुआ था और फिर क्या-क्या हु मतलब आपको पता ही है क्या-क्या हुआ। तो उससे देखिए अवॉइड किया जा सके, उसको बचा जा सके। हाँ, देखिए बात ये है कि जो मलिक्स हैं वो तो बेचारे अब हो गए ख़त्म वहाँ पे। अब तो वहाँ पर ये सारे इस तरह के लोग वॉरलॉर्ड्स ही समझिए तकरीबन। अब हाँ, वो हेड करते हैं। दोबारा से कोशिश है कि उसको एक नॉर्मल रूटीन फाटा की बात कर रहा हूँ, जो पुराना फाटा हुआ करता था जी कि हाँ। उस पुराने तर्ज पे उसको दोबारा से शामिल किया गया है। उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है पॉलिटिकली। वहाँ पे हमारे कानून अब पाकिस्तान का लागू होता है। ये सारे का सारा मामला तो अपने तौर पे मौजूद है। और उनकी ये क भी डिमांड है कि फाटा का जो मर्जर है उसको अनडू किया जाए। जी, जी, एब्सोल्युटली वो कहते हैं शरीयत होनी चाहिए, अनडू कर देना चाहिए और अफ़वाज पाकिस्तान वहाँ से निकल जाएँ। ये 3 उनकी डिमांड्स हैं। हाँ, यानी हाँ। वो कहते हैं कि इसको वापस फाटा के लेवल पे ले जाओ, जब 1947 में जिस तरीके से ये टीटीपी की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तानी कानून और आइन इससे अब आगे जाके उसको मर्ज कर चुका है पाकिस्तान की हदूद के अंदर और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। इसलिए इसको मेरा ख़्याल है कि वो चैलेंज करते हैं लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर कंसीड बॉर्डर नहीं कर फेंस के सकता। भी ऊपर उनके काफ़ी रिज़र्वेशंस हैं। बॉर्डर फेंस के ऊपर रिजर्वेशन उनकी है, लेकिन दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 कंडीशंस। ठीक वो है, कहते ठीक हैं है। कि हम वो तो कहते हैं हम शायद खुद ही उखाड़ लेंगे अगर एक बार ये सब लोग यहाँ से चले गए और उन्होंने उखाड़ी भी है बहुत सारी उखाड़ा जगहों भी पे। है, लेकिन उखाड़ा भी है। लेकिन आपका चूँकि सवाल ग्रे एरियाज़ का था, हम आज तक किसान साहब हम आज तक रहे ही ग्रे एरियाज़ के अंदर हैं। हम हाँ, ऑपरेट ही ग्रे एरिया के अंदर करते रहे हैं। इस वजह से ये मुश्किलात खड़ी होती हैं। हुँ, तो अगर पाकिस्तान ब्लैक एंड व्हाइट होता, ब्लैक एंड व्हाइट से मुराद ये है कि हमें पता होता कि दुश्मन कौन और दोस्त कौन। इसे कहते हैं हमारे क्या उसके टर्म के अंदर आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फो।
ठीक। तो वो जब तक आप पता नहीं कर लेते उसको, तो क्या क्या अब अंदाजा हम कर कह सकते हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं, वो दे आर आउट इन द ओपन नाउ, और हम उनको कह सकते हैं दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर फोes? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। वो खुद बल्कि कई दफ़ा लगता है कि जैसे कि वो पाकिस्तान पे इनको एज़ अ लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। हमें पाकिस्तान इंडिया है, इंडिया से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का कोई नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान को उस तरीके से हम सोचें या देखें या समझें। अभी तक हमने अफ़गानिस्तान की सरहदी हदूद की बहुत उन उन उसको उनकी सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट किया है। हम कब तक कर सकते हैं ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसकी इतनी ही ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान पे भी है। हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस के जो स्पोक्स पर्सन है उसने कल अपनी उसमें कहा है कि हम अफ़गान हुकूमत को ये कहते हैं कि वो अपनी सॉइल को इस्तेमाल मत होने दे पाकिस्तान के खिलाफ। तो बारहा अफ़गान तालिबान को ये ज़िक्र किया जाता है। तो मेरा ख़्याल ये है तो कि पहले भी कहते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं पहले है, भी ये तो हम कहते पहले रहे, भी कहते हैं। और ये वैसे वही बाय मैं द कह वे रहा हूँ ना। तालिबान ने अपना जो एग्रीमेंट यूएस के साथ भी किया था, उसमें भी उन्होंने कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हम जी, इस तरह कमिटमेंट्स नहीं होने जी, देंगे। एग्ज़ैक्टली और साथ ही फिर वो अपनी बहुत सारी चीज़ों से और भी हट चुके हैं जो उन्होंने हुँ, कमिटमेंट्स की थी। बच्चे औरतों की तालीम के बारे हुँ, में भी चंद उसके अंदर इश्यूज़ हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है और पाकिस्तान की कोशिश बहुत हर हद तक ये होगी कि हुँ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एज़ अ एक एक दोस्त के तौर पे आगे ले जाया जाए। लेकिन क्या हम अपना नुकसान करा के ये कराएँगे? ये हुँ, मुमकिन नहीं है। ये मेरा ख़्याल मुमकिन है नहीं। अब उस हम हद पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान को भी बड़ा क्लियरली चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मैं समझता हूँ ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास रिट हुँ, नहीं है। और पाकिस्तान का के दुश्मन चूँकि वहाँ बसते हैं, इसलिए पाकिस्तान को उनको समझा-बुझा के और कराम बताना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को कि हमें अब अपना एक्शन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तो क्या करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज़ हो चुका है, इसके बाद अब हम मज़ीद नहीं बर्दाश्त करेंगे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सब्र का पैमाना लबरेज़ वो वक़्त है जबकि ये फैसला करना है। देखिए 2014 में जब एपीएस से पहले कहीं गर्मियों की जून-जुलाई की बात है कि कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था। इन्हीं अफ़गान और आईएमयू के चंद लोगों ने कराची एयरपोर्ट को हिट किया था। हुँ। वहाँ पे फ्लाइट्स चल रही थी और उसको उन्होंने हिट किया। वहाँ पे 3 या 4 या 6 लोग थे जो गए थे इनके ये ज़रा उस नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा, आईएमयू को ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के वो हाँ, लोग थे जो कि आके यहाँ पे इनके साथ अफ़गानिस्तान में मिल गए रहते थे थे, और इनके साथ मिलके ऑपरेट अफ़गानिस्तान कर के रहे थे। साथ और बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आगे लीड लेते थे इन चीज़ों के अंदर। तो हुँ, उनकी ये टीम थी, तो उस वक़्त ये हुआ, तो उस वक़्त भी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसका ख़्याल था कि हमें इसको अब एलिमिनेट करना चाहिए, जंग करनी चाहिए हुँ, और इनको ख़त्म कर देना चाहिए अपनी ज़मीन से और इनको बाहर धकेल देना चाहिए। लेकिन उस वक़्त की सियासी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। तो 6-8 महीने हमने डिले किया और 6-8 महीने के बाद फिर नवंबर में आपको याद है कि एपीएस हो गया। जी हाँ, तो जी हाँ। जब एपीएस हुआ तो फिर तकरीबन तमाम रास्ते ही मसदूद हो गए हर किस्म की हुँ, और हुँ, ऑप्शन के। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को उससे सबक सीखना चाहिए और कोई और अब लीवे देने की किसी को ज़रूरत नहीं नहीं है। ज़रूरत है। अच्छा, ये जो अटैक हुआ है, इसमें तो सर ये ज़रा मुझे बताएँ कि इसपे मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो तबाही हुई है, वो एक शख़्स जो है वो इतना नहीं कर सकता था। कुछ लोग ड्रोन्स का भी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है या आपकी क्या हंच है कि किस तरीके से ये हुआ? इतना बड़ा अटैक, ये कैसे हो सकता सबसे पहले ड्रोन्स की बात कर लेते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक एयरफ़ोर्स से है, मुझे पता है? है जी हाँ। कैसे क्या होता है, कहाँ से जब अटैक किया जाता है तो उसके असरात क्या होते हैं। जब ड्रोन को मारा जाए, जब किसी ड्रोन से कुछ इस तरह का हमला किया जाए, ऊपर से यानी हमला ऊपर किया से जाए, हुँ, हुँ, तो आपको हमेशा उसके साइन एक क्रेटर मिलेगा, यानी कोई ना कोई चीज़ छत के अंदर से जब नीचे नीचे। गिरी, हुँ, छत पूरी की पूरी ऐसे नीचे नहीं गिरती है। ठीक। डेमोलिशन जब होती है ना डेमोलिशन, जब भी हम किसी चीज़ को छत को मुकम्मल छत को गिराते हैं, हमने बहुत सारी ये अमेरिका में और कनाडा में और बाकी जगहों पे हमने देखा है कि जब डेमोलिशन तो वो यूँ नीचे डालते हुँ, हैं उसके सही दीवारों बात। के गिर्द चार्ज को बारूद और जब वगैरह उसको डालते हैं। चार्ज को जब हुँ, एक्सप्लोड किया जाता है, तो दीवारें खत्म होती हैं तो उससे छत नीचे गिरती है। ठीक, तो इसका ये मतलब है मैं पहली बात चूँकि मुकम्मल छत नीचे गिरी है, ऊपर होल कोई नहीं हुआ, तो ऊपर से कोई अटैक नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ नीचे से हुआ। नीचे से। हुँ, पहली ठीक। बात तो ये इसको टेक्निकली ये चीज़ डिमोलिश करती है इस किस्म की, ये अफ़वाहें बहुत तेज़ सोशल मीडिया पे चलती हैं हाँ, इसलिए हाँ, उसको डिमोलिश करना लाज़मी है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 क्या इस तरह के अटैक पहले इन लोगों ने क्लेम करके किए हैं? टीटीपी ने या किसी और हुँ, कॉन्सुलेट कराची का हमारे सामने है,
बेसिस के ऊपर अटैक्स हुए। कराची, मैंने मेहरान का जिक्र किया अपने आर्टिकल में, कामरा का जिक्र किया, जीएचक्यू पे हमला हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब तमाम चीजें हमारे सामने। तो उस वक्त क्या कोई बीच में मिलके करवा रहा था, यानी एयरफोर्स वाले लोग मिले हुए थे या नेवी वाले मिले हुए थे या जीएचक्यू वाले मिले हुए थे, उनके साथ के करवा रहे थे जो लोग अटैक करवा रहे थे? ऐसा भी नहीं है, जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। तो ये चीजें, ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी इन लोगों में ऑलरेडी मौजूद है। वो आदमी पुलिस के यूनिफॉर्म में था। क्या पुलिस का यूनिफॉर्म बाजारों में मिल रहा है? आप पुलिस की बात करते हैं, मिलिट्री का यूनिफॉर्म बाजारों में बिक रहा है, बाड़ा के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में तो भरा हुआ है पूरे का पूरा निजाम। तो मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया की बातें हैं, तो इनको ये यकीन इनसाइड जॉब नहीं है जिसमें लोग कह रहे हैं कि इनसाइड जॉब हो सकती है। इनसाइड जॉब इस हद तक इनसाइड जॉब हो सकती है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये आदमी किस तरीके से बॉर्डर यहाँ से तक लेके पहुंच यहाँ तक पहुंच गया। और हमारा निजाम जो बॉर्डर और इमिग्रेशन का है, वो इतना फूल प्रूफ क्यों नहीं है कि हमें एग्जैक्टली अंदाजा हो कि एक आदमी किसी वजह से गया है और अभी तक यहाँ से वापस नहीं गुजरा। कहीं ना कहीं भी तो ये फेलियर तो था, हाँ बहुत बड़ा फेलियर था। और ये फेलियर इस तरह के तकरीबन रोज होते हैं, क्योंकि हाँ हमारा एज अ सोसाइटी और एज अ सिस्टम जो निजाम है, निजाम तो सब मौजूद है, लेकिन हम एज पीपल उनके अंदर इंडस्ट्रियसली और मेहनत के साथ और पूरी जान के कॉम्प्लेसेंट साथ हो जाते हैं। ए टू जी काम नहीं करते, और चल चलाओ करते हैं। तो उस चल चलाओ के अंदर फिर हमें इसकी मार खानी पड़ती है। ये सोसाइटल एटीट्यूड की बात है, ये वैसे उसका वैसे फेलियर। एटीट्यूड एटीट्यूड भी है, और कुछ हमने देखा है कि हम लोग एज अ गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ चीज़ों को सीरियस थोड़ी देर के लिए लेते हैं, फिर अब जिस तरह अभी हम बात कर जी रहे हैं 2-4 दिन के बाद इसको बाद हम छोड़ देंगे। और अभी जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि जी 4.5 लाख आदमी जो है वो आता है यहाँ पे रहता है, और फिर उनमें से कुछ लोग जाते हैं, कुछ वापस नहीं जाते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो इंतहाई सीरियस है ना, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें टेकअप करनी चाहिए। इंतहाई सीरियस, इंतहाई सीरियस। और जब ये अमेरिका ने जाने का सोचा, या उससे पहले जब ये फेंस का मामला स्टार्ट हुआ, तो सबसे बड़ा जो जो पॉइंट रेज किया गया, और मैं उनमें से लोगों में से, लिखने वालों में से, बोलने वालों में से भी शामिल था, बहुत ज्यादा जिसका जिक्र हुआ कि ये किस किस्म की रियासत है 21st सेंचुरी की। क्या हम 21वीं सदी की रियासत हैं भी या नहीं? क्योंकि अगर हैं, पहली पहचान होती है वो रियासत अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है। वो कौन सी एब्सोल्युटली। रियासत, वो कैसी रियासत है जिसके बॉर्डर कंट्रोल में नहीं है? तो इसलिए ये सवालात पैदा होते हैं। आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है बीच में, जी हाँ, यानी बिल्कुल। वो इतने इतने वो उनका भाइयों वाला रिश्ता है। हाँ, उसके बावजूद एक वो जिस सिस्टम किस्म है। का बॉर्डर, जिसका बॉर्डर कंट्रोल वहां पे जिस तरह मैनेज होता है, क्या कोई सोच सकता है कि उसको वायलेट करे, उस हम्म, बॉर्डर कंट्रोल को? तो ये चीजें हैं जो कि हमें बनाई। देखिए, ईजमेंट, फैसिलिटेशन सब पॉसिबल है। कनाडा और अमेरिका कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्यों नहीं कर कानून और कायदे के मुताबिक, अपने हकूक के मुताबिक, अपने वहां पे इंदराज के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक, प्रोसेस को फॉलो करते हुए। आप बगैर उठ के खाम खा नहीं कह सकते कि मैं तो वही हूं जो कि मेरा तो 2 भाई यहाँ साथ वाले अमेरिका के शहर में रहता है, हाँ मैं हाँ क्रॉस करके घंटे में मिल के आ रहा हूँ उससे। आप कर हाँ। भी सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको करने कोई नहीं देता। दे विल हम्म, स्टॉप यू, दे विल चेक यू, दे विल एंटर योर नेम, उसके बाद फिर आप वहां से वापसी पे आपको वहां से खारिज करेंगे। दैट इज हाउ इट तो ये शुड बी एक्चुअली। दैट इज हाउ इट शुड बी। हाँ। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो इकोनॉमी की सिचुएशन हम देख रहे हैं, जरा थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें। ये तो बहुत ही सीरियस होता जाता है सिलसिला, जो सब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे हैंडल करेगी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो कि एक तो मुझे उसमें सीरियसनेस नहीं लग रही, दूसरा मुझे कोई कैपेसिटी के भी इश्यूज लग रहे हैं कि ये हैंडल कर ही नहीं सकते शायद, और उन्होंने साबित किया बार बार। ऊपर से ये जो अभी पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ती जा रही हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आम आवाम जो है वो तो पिस के रह गई है। क्या बनेगा? अच्छा, अब इसका 2 मिनट लूंगा आपके, सिर्फ मैं थोड़ा सा, जी। आमतौर पे मैं इन बातों में बहुत ज्यादा गहराई में सोचता तो बहुत हूँ, बोलता नहीं हूँ ज्यादा। हम्म, एक तो ये है कि इसके कुछ जाहिरी असरात हैं। जाहिरी असरात ये होंगे कि जाहिर है आपको डिफॉल्ट से बचना है, पहला चैलेंज आपका, डिफॉल्ट से आप बच जाएंगे। IMF का बैठा हुआ है और मुआहदा होगा ही, जैसा भी हो, उन सब उन्हीं की टर्म्स पे होगा, वही करवा रहे ठीक। हैं, वो करवाएंगे। और हमारी, अब वो जैसे कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारी नाक से लकीर खिंचवा रहे हैं, हम्म, हम खींचेंगे, हमारे हम्म, हालात इतने बुरे हैं कि हम खींचेंगे। उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर, इंसिडेंटली इस वक्त अबाउट 27 से जी हाँ। 31% है हमारी जी बिल्कुल। इन्फ्लेशन जो है, ये 50% तक भी जा सकती है। जब आप ओहो। 50% उस रेट पे अगर आप चले जाएं, 10% चली जाए, 15 चली जाए, 50 तक भी जा सकती है 2-3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। अगर 50% तक जाती है तो उसको सुपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। बहुत, लेकिन ये कोई ऐसी बात घबराने की इसलिए नहीं है कि तुर्की तुर्की इस वक्त 75% पे बैठा हुआ है।
अर्जेंटीना थाउजेंड्स ऑफ परसेंट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर एक वक्त जमाने में रहा, लेकिन अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया, डिक्लेयर किया डिफॉल्ट को, तो वो उस चीज से बच गए। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में उतनी जान और ताकत है कि पाकिस्तान ऐसे कर सके। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, एक न्यूक्लियर स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो डिफॉल्ट तो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन महंगाई हम पे किस तरह आएगी वो एक अजीब सी बात है। इसमें दो किस्म के, असल में तबका जो पिसा जाता है ना उधर, वो मिडिल क्लास, हम कहते तो मिडिल क्लास पाकिस्तान में, लेकिन सैलरीड क्लास समझे आप, तनख्वाहदार तबका, वो पिसा जाता है। जो बहुत गरीब है उसके लिए एक इरेगुलर इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान की 2/3 इकोनॉमी अनरेगुलेटेड है, यानी आपने इधर से सामान उठाया, उधर से पकड़ के उधर बैठ गया दीवार के बाहर, उसने कहा अच्छा ये आ गया, आलू ले लो, प्याज ले लो, वो शायद उस कीमत पे ना बेचे जो कि इस्लामाबाद की दुकान में कोई बेच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क के साथ वो गुजारा लायक 2 आलू बेच देगा, कर लेगा, गुजारा कर लेगा। तो हमारा जो सबसे नीचे वाला तबका या तो बेचारा बहुत ही मजबूर हो जाता है और खत्म हो जाता है, या किसी तरीके से अपने आप को वो गुजारा मांग तांग के कर लेता है। जो पिस्ता, और बड़े वाले जो है उनको वैसे ही परवाह नहीं है, कितने का आया है, कितने का गया है, हाउ डज इट मैटर टू देम, इतना पैसा उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है ये अल्लाह जानता है। लेकिन दरमियान में जो बहुत बड़ा तबका है वो दरमियानी तबका है जो कि पिसा जाएगा, और तनख्वाहदार तबका है। कहीं ना कहीं से इस हुकूमत को अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इनको रिसोर्स जनरेट करनी है, नॉट थ्रू जनरल टैक्सेशन, कि इतने टैक्स लगा दो जो कि हर एक को बराबर बराबर मारते हैं, यानी वो गरीब को भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना अमीर को करता है। इनको जिससे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को हमारे यहाँ कितने लोग समझते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं इस चीजों को, कितने लोग इसको अप्लाई करने का तरीका जानते हैं? क्या हमारा एलीट और अशराफिया उस वक्त, और जो कि सारा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, हमारा अशराफिया पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, क्या वो इसको होने देंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा दो जगह हैं जहाँ पैसा फंसा हुआ है बहुत ज्यादा। एक है जी एग्रीकल्चर में, यानी जमीन का जो काम है, जो इनकम वहां से होती है, और दूसरा है हमारा रियल एस्टेट के अंदर ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार है। प्रॉपर्टी तो एक इंतहा है कि किसी ने अंदाजा लगाया 300 से 400 अरब डॉलर आपका इस वक्त प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ। अच्छा, ये मेरे हिसाब से कम तखमीना है। एक और मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रहा था जिसके अंदर कहा गया 3 ट्रिलियन डॉलर्स का वर्थ है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर, 3 ट्रिलियन डॉलर्स का वर्थ। लेकिन वो ऐसी बात है जैसे रेकोटेक के जखायर के बारे में बात। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैसा है, सब कुछ है, उसको टैप करना है, उनमें से लेना है। मलिक रियाज कितना देगा, फलाना कितना देगा, ये कौन कितना देगा, ये चीज, ये अब जान की बात है कि आपकी जो कमर की हड्डी है पीछे, बैकबोन, स्पाइन जिसे कहते हैं, वो कितनी मजबूत है। वो तो है। पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिशियंस को खड़ा होना पड़ेगा उनको। और एक मैं फाइनल बात करता हूँ इससे पहले कि आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लूं। मैंने अपने एक रिसेंट आर्टिकल में, शायद 1-2 हफ्ते पहले की बात है, एक जुमला लिखा था। मैंने कहा था फॉर द एलिट्स के लिए, अशराफिया के लिए, पाकिस्तान की अशराफिया के लिए, लूज सम और लूज ऑल। यानी इस वक्त है, ये वो वक्त है जहां पे तुम्हें ये फैसला करना है कि मैं थोड़ा सा कुछ देने को तैयार हूं, या फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और सब कुछ हाथ से कैसे निकलेगा? मैंने एक और जगह बोला, मैंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ गरीब जो है, इस वक्त तक का जो गरीब है, वो सिर्फ खुदकुशी कर रहा है, यानी वो अपने आप को मार रहा है। खुदकुशी का मतलब होता है वो अपने आप को मार रहा है। एक्चुअली जेन्युइन, ये टू मेनी स्टोरीज ऑफ पीपल किलिंग देमसेल्व्स, गुर्बत के हाथों, भूख के हाथों, अफलास के हाथों। मैंने कहा डरो उस वक्त से जब वो खुद को मारना बंद कर देगा। डरो उस वक्त से जब वो खुद को मारना, लेकिन वो मारेगा सही किसी को, लेकिन खुद को नहीं मारेगा। तो वो वक्त पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे मुझे लगता है कि आने वाला है, आप पहुंचा है। और इस वजह से अशराफिया की मजबूरी है कि अब उनको अपने आप को बचाने के लिए कुछ फैसले ऐसे करने पड़ेंगे जो कि पाकिस्तान की मईशत को और गरीबों को लेके चल पड़े आगे। आखिर में सिर्फ मुझे एक आखिरी क्वेश्चन, वो ये कि जो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देख रहे हैं, जिस तरीके से आर्बिट्ररी अरेस्ट्स हो रही हैं, शेख रशीद को हमने देखा, पहले फवाद चौधरी को देखा, इमरान रियाज जो एक जर्नलिस्ट हमारे, उनको पकड़ लिया गया है, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा जा रहा है विदाउट एनी रीजंस। और उधर से हम देख रहे हैं कि इमरान खान का भी रास्ता मसदूद करने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक इम्प्रेशन ये है कि ये इनको आने नहीं दिया जाएगा, नो मैटर व्हाट, जितनी बड़ी पीछे एक पॉपुलर मूवमेंट हो या ना हो, नहीं आने दिया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत की वाली बात होगी। मैं बहुत सारी चीज़ों से इमरान खान की पॉलिसी से इमरान खान की
वो कहते हैं कि है खान, हमारा खान है तो बड़ी शानों वाला लेकिन पुट्ठे त्याना वाला, ठीक है ना? तो ये बात वो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है बात कहते हुए, द वे समवन हैज़ कॉइन्ड इट। लेकिन बात कहने की ये है कि ये मुझे उनकी बातों से इख्तलाफ होता है आमतौर पे, क्योंकि ज़्यादा वक़्त का, ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत और सोच की ज़रूरत होती है। इतने जल्दी-जल्दी के अंदर इस तरह की बातें नहीं की जाती। लेकिन उसका हक है एज़ अ लीडर, एज़ अ पॉपुलर लीडर टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा अगर उसको बैन करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो पॉलिटिकल सिस्टम की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी अगर वो, और हमें इस वक़्त ज़रूरत क्या है? ऑथेंटिक पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है। एक लीडरशिप वैक्यूम, मैं ये नहीं कहता कि वो इमरान खान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन प्रोसेस वो हो जो कि ऑथेंटिक हो। होना चाहिए। प्रोसेस वो हो जहाँ पे अवाम की आवाज़ का हो। तो इसलिए उसको रोकना या उसके लोगों को रोकना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जहाँ तक आपका सवाल था, ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खुदा ये हकीकी बात बता रहा हूँ। अब लोग टेलीविज़न पे हँसते हैं जब ये कहानियाँ देखते हैं कि ये सियासत का एक तमाशा है, सर्कस है जो पाकिस्तान में चल रहा है। मेरा ख़्याल है कि सियासतदान भी इस चीज़ को अब समझते हैं। एक मौरूसियत पे रिसेंटली मरियम बीबी जी, ने जी। बड़ी उन्होंने नया बात की। फ़लसफ़ा पेश किया। जी हाँ। जी, जी, उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा मौरूसियत का मतलब ये नहीं होता कि मैं किसकी बेटी हूँ या कि मौरूसियत ये है कि लोग मोहब्बत किससे ज़्यादा करते हैं और वाह! जमहूरियत इसी का नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट वाली बात है। इट्स रोस्ट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद, दे विल सून बी देयर ऑल ऑफ देम। दे विल अंडरस्टैंड कि पार्टियों में इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरियत के असल रूह क्या है, जमहूरियत का काम क्या होता है, सियासी कल्चर को किन चीज़ों की तब्दीली, एक मेजर ओवरऑल की ज़रूरत है। कैसे ओवरऑल आएगा? शायद खाकान अब्बासी और वो जो दूसरे 2-3 उसके साथी जो इस वक़्त लगे हुए हैं अपनी एक हाँ, हाँ। इंडिपेंडेंट री-इमेजिनिंग, दिस इज़ अ साइन ऑफ थिंग्स how they are changing in Pakistan. So all in all, I feel things are looking up. इंशाल्लाह अगर हम इस करंट बल्ज से जो आगे पहाड़ी निकल है गए। तो निकल गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिन आगे अच्छे आने चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जो सर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। All the best. Thank you. अस्सलाम वालेकुम।